नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंटरैक्टिव सेशन करने वाले हैं ज्योत्सना सिंह से। और ज्योत्सना सिंह जो हैं, इनके बारे में आपको पहले बता देते हैं। ज्योत्सना सिंह का ये बीपीएससी में पहला अटेम्प्ट था। 64th वाला जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने 303 रैंक लाया है। और इनका जो जीएस में मार्क्स था पेपर वाइज, जीएस पेपर 1 में इनको 169 मार्क्स मिले हैं और जीएस पेपर 2 में इनको 134 मार्क्स मिले हैं और एलएसडब्ल्यू में इनको 175 मार्क्स मिला है। तो ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इन्होंने इतना ज्यादा मार्क्स हासिल कर लिया है। तो ये आप लोगों को आज एड्रेस करेंगी और जो भी इनके हिसाब से जो टिप्स होना चाहिए और जो हैक्स होना चाहिए। आंसर तो आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोगों का मेंस होने वाला है, तो बहुत बहुत कुछ आप लोग खुद से ट्राई किए ही होंगे। बट एक्स्ट्रा जो 1-2 मार्क्स का एज मिल जाएगा वो आप ज्योत्सना मैम से आज सीखेंगे। ज्योत्सना मैम, वेलकम आपको। और आप काइंडली बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि आंसर लिखने के लिए जो स्टार्ट करना चाहिए, मतलब जो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए वो क्या होना चाहिए किसी भी। Thank you so much Neha ma'am for this kind introduction. 64th BPSC मेरा BPSC में पहला अटेम्प्ट था। इनफैक्ट मैं जब BPSC का ये अटेम्प्ट दे रही थी उससे पहले मेरा राजस्थान प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो अभी जितना टाइम स्टूडेंट्स के पास है ऑलमोस्ट उतना ही टाइम मेरे पास भी था, क्योंकि मैं राजस्थान की सीरियसली प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने वहाँ का भी मेंस क्लियर किया था। अभी इंटरव्यू जुलाई में ही हुआ है मेरा। सो ओवरऑल जहाँ तक राइटिंग की बात है, और मैंने बीपीएससी के अलावा और भी रिटन एग्जाम्स दिए हैं, तो जो मेरा एक जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है राइटिंग में, और जहाँ तक मेरे ज़्यादातर जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको लिखते वक्त इंट्रोडक्शन आपका दमदार होना चाहिए। स्पेशली देखिए, आप इंट्रोडक्शन में यूजुअली क्या करते हैं बच्चे की क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद वो सीधे सीधे आंसर लिखने लग जाते हैं जो उनको पता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक पार्ट पूछा हुआ है और वो स्पेसिफिक पार्ट हमें आंसर करने से पहले थोड़ा सा हमें उसका भूमिका देनी होती है, इंट्रोडक्शन देना होता है। अब एक अच्छा इंट्रोडक्शन, ऑफन बच्चों को ये डाउट होता है कि अच्छा इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखें। सो स्पेसिफिकली हिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे इंट्रोडक्शंस आप रेडी कर सकते हैं पहले से ही। जैसे आपका 1857 का, या फिर पटना कलम का, या फिर आपका जो है पाला आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से इन तीन में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा। मतलब शॉर्ट तो नहीं, बट इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इन एरियाज के आप कैसे इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको कोई हिस्टोरियन का कोट मिल जाए उससे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मुगल स्पेशली जो अशोकन आर्किटेक्चर है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने ए बेसम की द वंडर दैट वाज इंडिया पढ़ी है तो वहां से आपने कोट्स देखे होंगे। अगर वो नहीं पढ़ी है तो अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप बस एक सिंपल गूगल सर्च करिए और कुछ अच्छे हिस्टोरियंस के कोट से बिगिन कीजिए। इवन बिहार की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बिहार वाज ए लैंड ऑफ हेरिटेज, बिहार वाज ए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। अगर आप यहाँ से भी शुरू करेंगे तो भी एक जो दमदार है वो इंट्रोडक्शन आपका बिगिन होगा। इससे आपकी जो है जुड़ाव पता चलेगा बिहार की संस्कृति से, और इससे आपका एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी पता चलेगा कि आप जो है बिहार को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप बिहार की जो इम्पोर्टेंस है उसको महत्व देते हैं। तो कोई भी आपका अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, अगर आप ये बिहार इज ए क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, और बिहार, या फिर बिहार वाज ए क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर बिहार हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्लोरियस लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री, अगर इनमें से कुछ भी लाइन डाल देते हैं तो ये आपका जो है बिहार के कल्चर के प्रति प्यार दर्शाता है। फिर आपकी जो है सेल्फ एस्टीम को शो करता है और आपके आंसर को अच्छा बनाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए।
इंट्रोडक्शन के लिए कुछ मैं टिप्स दे सकती हूँ आपको, जैसे कि अगर हिस्ट्री फॉर एग्जांपल पेपर 2 अगर आप कोट कर रहे हैं, तो पेपर 2 में अगर आपको कोई आर्टिकल पता है या फिर कोई केस आपको पता है, जजमेंट्स बहुत से सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन आता है, तो आप पुत्तस्वामी जजमेंट कोट कर सकते हैं, या फिर आप वहां से जो भी किसी जज ने कुछ किया हो तो उसका आप छोटे छोटे पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर जजमेंट्स की बात है तो मैम आपको मैं अपने नोट्स जो है जजमेंट से रिलेटेड शेयर कर सकती हूँ, जहाँ से बच्चे एक बार क्विक लुक देख सकते हैं कि क्या क्या जजमेंट्स थे और उनमें से हम कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज कर सकते हैं। तो वो आपका एट द बिगिनिंग ही नॉलेज जो है दर्शा देता है, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए मैम। ओके मैम, ये बोल रहे थे कि यूपीएससी और बीपीएससी वाला जो क्वेश्चंस होता है, तो इसमें तो थोड़ा सा बस एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी नहीं दिया रहता है, बस थोड़ा सा देता है, और इसमें जो मार्क्स होता है जैसे 36 मार्क्स का लिखना है, 38 मार्क्स का लिखना है, तो वो चीज कैसे एड्रेस होगा? मतलब उस चीज को कैसे पता करेंगे, कैसे मटेरियल भी डाल देना और लेंथ को भी, दोनों को प्रोपोर्शनेट कैसे रखना है? देखिए बाई नाउ सबकी जो है तैयारी सॉलिडिफाई हो चुकी होगी, तो मेरा अब इस वक्त बिकॉज आपका जो एग्जाम है बहुत ही क्लोज है, आई थिंक 19-20 डेज आपके एग्जाम के बचे हैं। तो ऐसे में मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि आप कुछ नया मटेरियल पढ़ें। आप अपना जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक ही आंसर में डाल सकते हैं, और उसके लिए अगर आप माइंड मैप टेक्निक यूज करते हैं, आपको कहीं से रेडीमेड माइंड मैप मिल जाए, जैसे नेहा मैम भी शायद माइंड मैप शेयर करती हैं, उस तरह से अगर आपने माइंड मैप बना रखे हैं तो आप एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको पता रहते हैं। तो अब देखिए, आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पहली बात तो यह है कि आप सोचने में ज्यादा ध्यान ना दें। आपको लिखना है, आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसके सारे जो है एस्पेक्ट्स को आपको आंसर करना है। अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें लिखा हुआ है, उसमें एक आपको जो है वर्ड लिखा होगा, या तो एक्सप्लेन लिखा होगा, या क्रिटिकली एनालाइज लिखा होगा, या फिर इलुसिडेट लिखा होगा, या डिस्कस लिखा होगा। अगर डिस्कस लिखा है तो आपको जो है प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं। उसके बाद जो है इन द कंक्लूजन आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या चीज जो है ज्यादा ठीक है। तो एक आपको जो है पॉजिटिव नोट पर वो आंसर एंड करना है, प्रोज एंड कॉन्स देके। अगर आपका एक्सप्लेन लिखा है तो आप पहले उसका मीनिंग बताएंगे, उसके बाद जो है उसके वेरियस फीचर्स बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे। उसके बाद आप चाहें तो उसको जो है क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मींस प्रोज एंड कॉन्स दे सकते हैं, और दैट इज टोटली अप टू यू, कितना आपको पेजेस आपके कितने कंप्लीट हुए हैं उसके उसके बेसिस पर। फिर अगर आपका इलुसिडेट लिखा है, केवल मतलब कुछ बताया नहीं है, एक्सप्लेन करना है क्या है, तो इलुसिडेट को भी आपको एक्सप्लेन की तरह ही लेके चलना है, मीनिंग बताना है, फीचर्स बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। और फिर उसका जो भी आपको उस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है उस सेंटेंस पर, वो आपको शो करनी है। सो ये आपके जो पॉइंटर वर्ड्स होंगे, उन पॉइंटर वर्ड्स के बेसिस पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। डिस्कस है तो प्रोज एंड कॉन्स आपको दिखाने हैं। अगर इलुसिडेट या एक्सप्लेन है तो आपको इम्पोर्टेंस, मीनिंग, ये और फीचर्स, ये सब चीजें देनी है। तो सी द पॉइंटर वर्ड्स और उस बेसिस पर आप आंसर अपना लिखिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का ही डाउट है, ये है कि पेन पेन रिगार्डिंग पेन का कलर चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कौन सा पेन यूज करना ठीक रहेगा, यही सब पेन के रिगार्डिंग भी आपका कोई देखिए टिप्स है क्या? पेन, मैंने बहुत सारे पेन्स यूज किए हैं, और एक मेरे पास पेन है भी यहाँ पर। ये है आपका यूनिबॉल का एलीट विजन पेन है। ये पेन मैंने यूज किया था, यूपीएससी के एग्जाम में भी यही यूज किया था, बीपीएससी के एग्जाम में भी यही यूज किया था। आप देखिए, पेन्स तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। वैसे जो आपका इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ये है कि आपको पेन चेंज नहीं करना है, बट कुछ लोग करते हैं, रियलिटी है कि कुछ लोग करते हैं। तो इस बारे में मतलब बोर्ड का ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपने पेन चेंज किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। हालांकि मेरा सजेशन यही होगा कि आप पेन यूज चेंज ना करें, बिकॉज इफ यू आर चेंजिंग पेन और बिकॉज आप रूल तोड़ रहे हैं, तो कल को पेनाल्टी होती है तो हो सकता है आपको भी लगे। तो इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि आप पेन चेंज ना करें।
कोई भी पेन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो कि जिससे आप जिसमें सफिशिएंट इंक रहे, जो कि बीच में आपको इंक ना चेंज करनी पड़े। अगर आप पेन्स ज्यादा भी कैरी करते हैं, दैट इज गुड फॉर यू। एक बीपीएससी में आप चाहें तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, देखने में विजुअली ब्लैक पेन ज्यादा अच्छा लगता है, तो यू कैन गो फॉर ब्लैक पेन। और अगर ब्लू आप यूज कर रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं आप। हालांकि पायलट पेन्स और इंक पेन्स की मना होती है, बॉल पेन बोला जाता है। तो नॉर्मली आप ट्राई कीजिए कि बॉल पेन से कोई ही यूज करें। मैंने तो बीपीएससी के 64th के कुछ पेपर्स में 3 रुपए पेन वाले पेन भी यूज किए थे, जब इसकी इंक खत्म हो गई थी। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है पेन का, कोई भी पेन कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन आंसर मैटर्स मोर। और हर आंसर में कोशिश कीजिए कि आप एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाएं। अगर आपने फ्लो चार्ट डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे हम कैसे अकोमोडेट करें, तो एटलीस्ट आप जो है उसको आंसर देखने में सुंदर लगना चाहिए। उसके लिए आपको जो है पॉइंट वाइज देना है, जो भी आपके फीचर्स हैं उनको पॉइंट वाइज दीजिए, हेडिंग्स डालिए। हेडिंग स्ट्रक्चर में आपका जो है होना चाहिए आंसर। तो आंसर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर की ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंसर में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा उससे मिलता हुआ कोई फीचर ना हो। अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो सीधे हेडिंग नहीं डालनी है फीचर की, आपको कुछ एक लाइन लिखनी है, उसके बाद फीचर डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने मीनिंग बताया किसी चीज का, the features of these things can be explained with the help of features, फिर आप फीचर डालेंगे। अगर आप फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे, स्पेशली ऐसे टाइप क्वेश्चन में, तो आपको कोहेरेंस नहीं रहेगा आंसर में और आपके मार्क्स में पेनल्टी मिल सकती है। ओके मैम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और एक स्टूडेंट का इस क्वेश्चन है कि वो जो सीरियल रहता है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं वही लिखना, वही मेंटेन करना जरूरी है, या अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चूज करके लिखना है? स्टूडेंट का नहीं मैम, जो सीरियल दिया है क्वेश्चन पेपर में वही मेंटेन करना है। अगर आप अपने हिसाब से लिखते हैं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है आपका सही आंसर इवेलुएट भी ना हो। तो सीरियल का क्रम नहीं चेंज करना है। जो भी क्वेश्चन का नंबर है, जो भी आपका जो है जिस भी नंबरिंग में दिया हुआ है, उसी नंबरिंग में उसी सीरियल में आपको लिखना है। मीन सीरियल आप आगे पीछे कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बुकलेट होती है, तो आपने 7th फर्स्ट पहले कर दिया और 5th बाद में कर दिया, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बट जो क्वेश्चन नंबर दिया है, जैसे 5th का ए, तो 5th का ए ही लिखना है, वो अपने हिसाब से आप चेंज नहीं करेंगे। ओके मैम, स्टैटिस्टिक्स जो है पेपर 1 का, उसको डील करने के लिए आपका क्या टिप्स है? फॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिक्स में आई थिंक मेरे पूरे में पूरे आए होंगे, क्योंकि मेरा सारे क्वेश्चन सही हुए थे। और बाय द वे मैंने शायद 15 to 20 मिनट्स में स्टार्ट किया था। तो स्टैटिस्टिक्स आई थिंक इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन, मुझे इजी लगता है पर्सनली। मुझे स्टूडेंट्स का तो नहीं मालूम। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स को डील करने के लिए देखिए, जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो जब भी आप क्वेश्चन हल करने जाए उससे पहले पेपर पढ़िए। 5 मिनट आप पेपर को पढ़ने में दीजिए, क्योंकि इससे आप जो है लॉजिकली ये देख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। फिर थोड़ा सा आपके दिमाग में भी स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तब आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। अगर आप सोच सोच के लिखेंगे तो आपका जो है पेपर छूटने की संभावना ज्यादा होती है, 3 घंटे कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। जब आप रीड कर रहे हैं तभी आप डेटा के कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या क्या डेटा पॉइंट्स दिए हैं, और साथ में क्या क्वेश्चन पूछा है इस बारे में आप कोहेरेंस रखिए। मीन्स कि रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है या परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आप छोटा सा साइड में लिख सकते हैं वहां पे कि ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, जिससे कि जब आप सारे नॉर्मली शायद स्टैटिस्टिक्स बच्चे पहले अटेम्प्ट करते हैं। मैंने 64th में स्टैटिस्टिक्स लास्ट में अटेम्प्ट किया था। हालांकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो मेरी आपसे यही सजेशन होगी कि आप स्टैट्स को पहले अटेम्प्ट करें। पर एक ध्यान रखिएगा कि 1 घंटे से ज्यादा आपको स्टैट्स में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 घंटे से ज्यादा स्टैट्स में लगा देते हैं
तो आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो रह जाएगा और वहां से आपके मार्क्स जो है बन नहीं पाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर आप पेपर 1 में थ्योरी देखें तो वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। अगर मौर्यन आर्ट आ गया तो आपको पूरी छतरी और वो सब डायग्राम ड्रॉ करने होंगे, जो कि टाइम लेगा। सिमिलरली अगर पाला आर्किटेक्चर आता है तब भी आपको जो है ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो जो डायग्राम्स हैं वो टाइम ले जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप किसी भी कीमत पर 1 आवर की लिमिट ब्रीच ना करें। अगर मैं 30 मिनट्स अगर मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक 1 आवर में आप लोगों के लिए भी डुएबल है। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप ट्राई कीजिए। सिंपल जो कैट वाले, अगर आपको क्वांटम कैट या फिर RS अग्रवाल आपने जो भी बुक लगाई हो उसमें से स्टैट्स के क्वेश्चंस आप एक बार देख लें। नॉर्मली चलते फिरते भी अगर आप देखेंगे, आप पेन पेपर लेकर के आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें मेंटली भी सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि ए का इतना परसेंटेज है, पाई चार्ट वगैरह, तो पाई का थोड़ा सा एक बार आप देख लें, क्योंकि यूजुअली हमको कन्वर्जन करने में वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है पाई का। सिमिलरली जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, जो बार ग्राफ होते हैं उसका भी क्वेश्चन एक आता है, तो बार ग्राफ देख लीजिए, रेशियो एनालिसिस देख लीजिए और आपका परसेंटेज देख लीजिए। ये 4 एरिया से आपको करना है। बाकी कैलकुलेटर तो है ही, आपको मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करने होते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, और लॉजिक समझ आने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पर हाँ, जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें स्टेप वाइज आपको दिखाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको शो नहीं करना है, स्टेप वाइज आपको लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ओके मैम, ये भी था जो स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ये स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं क्या? स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं क्या? आई बिलीव कि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर नहीं भी, देखिए आपका जो आंसर है वो होलसम तभी का होगा जब आपने सारे स्टेप्स शो किए होंगे। तो आई थिंक आपको जो है कोहेरेंटली मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना चाहिए। बाई चांस अगर आपने किसी जगह पर गलती कर भी दी तो अगर आपका स्टेप सही है तो टीचर वो कंसिडर करता है। ठीक है, मेरा तो हो गया, मेरे तरफ से तो सारा क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। ठीक है मैम, अब 10 मिनट्स हाँ, अब स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को अलाउ दे करते दीजिए। हैं क्वेश्चंस। ओके ओके, स्टूडेंट जिनको क्वेश्चन है वही अपना माइक ऑन करेंगे, क्वेश्चन पूछ के फिर से अपना माइक ऑफ कर लेंगे। किसी के पास कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया सब कुछ? हम तो सारा क्वेश्चन पूछ ही लिए, लेकिन अगर जैसे आप लोग को जिसको लिखना है उनको उनके दिमाग में और भी कुछ कुछ चल रहा होगा तो वो क्लियर कर लीजिए। आशीष? मैम हाँ आप बोलिए। राहुल? हाँ राहुल बोलिए। हाँ ये पूछना था कि LSW में कोई भी आंसर लिखते समय सारे सेक्शन लिखना पड़ेगा क्या? देखिए LSW के लिए मैं आपको एक बहुत शॉर्ट और इम्पोर्टेंट टिप देती हूँ, जो कि मैंने खुद भी अप्लाई की थी। मेरे LSW में 175 मार्क्स थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे बट मैं बहुत कम लॉ पढ़ के गई थी। इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन का एक पार्ट छोड़ा भी था, आई थिंक 15-20 मार्क्स का छोड़ा था, उसके बाद मेरा ये मार्क्स आया है। तो मैंने क्या अटेम्प्ट किया था, देखिए LSW के अगर आप पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे तो एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक सेक्शन है। वो जो सेक्शन है वो स्टैटिक है और वो समझने में भी इजी है। उसको आप लिखेंगे तो वहां आपके मार्क्स नहीं कट सकते, क्योंकि वहां पे कोई सेक्शंस नहीं है, वहां पे कोई लॉ नहीं है, वहां पे आपको लीगल लैंग्वेज नहीं चाहिए, वहां पे सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के जैसे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको 2 क्वेश्चन हर सेक्शन से करने होते हैं, और तो इसलिए आप इंडस्ट्रियल रिलेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए। पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन के कीजिए, फिर आपको पता है कि एक विमेन इश्यू, चाइल्ड इश्यू और पॉवर्टी, इन सब से एक क्वेश्चन आता है, ट्रेड यूनियन, इन सब से क्वेश्चन आता है, और आपसे पूछ लेंगे कि बिहार के संबंध में। तो देखिए बिहार, जब अगर आप ट्रेड यूनियन की बात करें तो बिहार में 2005 तक 2001 तक ही इंडस्ट्रीज और ट्रेड यूनियन का ज्यादा महत्व रहा है, बिकॉज झारखंड उस वक्त, झारखंड की जो इंडस्ट्रीज थी वो बिहार के अंदर थी। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में ट्रेड यूनियन का ज्यादा रेलेवेंस नहीं है।
अगर आप ये भी मेंशन कर देंगे तो भी काफी है। उसके अलावा जो इंडिया में जिस तरह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वही बिहार में भी था, बिकॉज बिहार भी इंडिया का ही पार्ट है। तो अगर 1960s 70s 80s में जो है ट्रेड यूनियन का महत्व ज्यादा था, क्योंकि उस वक्त हमारी जो है सारी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज थी। सोशलिज्म उस वक्त जो है एक स्टेट पॉलिसी था। 1990 में हमने जब से जो है ओपन किया है, लिबरलाइजेशन आया है, तब से ट्रेड यूनियन का जो महत्व है वो भी कम हो गया है। तो अगर इस तरह से ट्रेंड का क्वेश्चन आता है कि ट्रेड यूनियन का क्या ट्रेंड है, तो सिंपल आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी ऐसे लिखेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको बिहार के बारे में सब चीज पता हो, क्योंकि वैसा आपको जो है डेटा बिहार के लिए नहीं मिलेगा। बट जो डेटा गवर्नमेंट इंडिया के लिए है वही डेटा आप बिहार पे एक्सट्रापोलेट कर दीजिए कि स्ट्राइक्स होती, अगर इंडिया में स्ट्राइक्स होती थी तो बिहार में भी होती थी, बिकॉज बिहार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में स्ट्राइक्स जो है 1990s तक होती थी, उसके बाद ट्रेड यूनियन का जो महत्व है वो कम हुआ है। अभी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है। तो अगर आप इस तरह से जनरलाइज भी लिखेंगे तो वो बहुत आपका जो है स्पेसिफिक हो जाएगा। आपने लिखा जनरल है, बट वो आंसर चेकर के लिए वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आप ये वाले पार्ट्स पहले कीजिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कीजिए, चाइल्ड इश्यूज कीजिए, विमेन इश्यूज कीजिए, पॉवर्टी से रिलेटेड कीजिए। पॉवर्टी की स्कीम्स जो है, अगर कुछ स्कीम्स जैसे मुख्यमंत्री की कुछ योजना है वो आप बिहार के बजट से देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हैं। तो कुछ स्कीम्स आप डाल देंगे, जैसे फीमेल का कुछ आया है इशू, तो फीमेल में आप बिहार में लिटरेसी रेट लो है, और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री साइकिल बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। तो ये सारी स्कीम्स आपको जो है थोड़ी सी डाल देनी है। तो होता तो शॉर्ट नोट है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, बट इतना भी डाल देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बहुत आता है। यहाँ से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे। लॉ में क्या है कि लॉ में सब लोग एक जैसा आंसर लिखेंगे, मीन्स लॉ के आंसर में डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज लीगल लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल लैंग्वेज डालनी है, आपको सेक्शंस डालने हैं, वहां से आपके मार्क्स जो है ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो सकते। तो लॉ से कम, अगर हो सकता है तो लॉ से कम अटेम्प्ट कीजिए, आईआर से ज्यादा कीजिए। चाइल्ड एंड इन सब वाले क्वेश्चन ये आपके मैक्सिमम गेनर क्वेश्चंस होते हैं। लॉ में अगर सेक्शंस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेक्शंस करने हों। फैक्ट्रीज एक्ट अच्छे से कर लीजिए, ऑफ कोर्स आपको कुछ एक्ट करनी होगी, फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो कर लीजिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, वो आपको देखना है। और साथ में अगर आप नए लेबर कोड में क्या चेंजेस आए हैं, अगर आप एक पैराग्राफ उसका भी डाल देंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी मैम इनके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, राहुल जी के आंसर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास अब बस 8-9 मिनट है, तो जल्दी जल्दी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ले लीजिए। एलएसडब्ल्यू के लिए मैम फिर से एक नया सेशन देंगी, तो यहाँ पे जीएस से रिलेटेड अगर कुछ है तो हाँ हाँ श्योर। 7-8 मिनट में हम लोग मैं को एक दो इसको एंड चीजें कर लेना है। एलएसडब्ल्यू में आपकी जो मेरे पास हैं वो मैं शेयर, मतलब बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे, बट एक ब्रॉड ओवरव्यू मैं एलएसडब्ल्यू का अलग से दे दूंगी। हाँ मैम एक सवाल मेरा भी था। हाँ, श्योर। वी हैव ओनली 8 मिनट्स इन हैंड, तो ऐसे कोशिश कीजिएगा कि सबको चांस मिल जाए। जी पूछिए। मैम मेरा एक सवाल था, लिखने के क्रम में अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो क्या उसके लिए भी पेनल्टी मार्क्स कटती है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका गलत हुआ है एक सिंपल लाइन से काट दीजिए, बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, सिंपल लाइन से काटिए और मूव ऑन। ऐसा कोई पेनल्टी जो है क्रम में गलत होने की नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने बहुत भी गलतियां की थी, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे मार्क्स को पेनलाइज किया गया है। इनफैक्ट आई थिंक मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे जैसा मैं करके आई थी, आई थिंक मेरे मार्क्स अच्छे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को पेनलाइज किया गया है। आपकी आंसर क्वालिटी पे जो है आपको आंसर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत मिस्टेक जो है फॉर्मुलेशन में भी कर दी है, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ग्रामेटिकल एरर्स कम है, और आपकी जो है आपने सारे पार्ट्स को जो है आंसर किया है, आई थिंक अच्छे मार्क्स आएंगे। मैम एक क्वेश्चन होता है क्या कि जैसे लिखने के क्रम में एक एक क्वेश्चन आधा पेज रह गया, क्या उसको हम काट देंगे या फिर उसी वहीं से दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं?
अगर पॉसिबल है तो आप जो है वो जो पेज है उसको छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट पेज से शुरू कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो वहां पे एक लाइन खींच करके जो है उसको सेपरेट कर दीजिए बिल्कुल, जिससे कि एग्जामिनर को जो है पता चल जाए कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। क्योंकि आपका ब्लैंक शीट होती है, A4 साइज की शीट होती है, ब्लैंक शीट होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लिखते में आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी सीधी सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। तो आप उसको जो है 2 लाइन से पार्टीशन कर दीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। थैंक यू। प्रियराज, आपको कोई डाउट है? हेलो। हाँ, ऑडिबल है, Yes, बोलिए। हाँ मैम। हाँ मैम, जरा अपना पेन दिखाइएगा, जो आप पेन की बात कर रही थी स्टार्ट में। ये यूनिबॉल पेन का विजन एलाइट पेन है, ये पेन है से ग्रुप में यूनिबॉल हम विजन मंगवा एलाइट। लेंगे, ग्रुप में हम मंगवा लेंगे। नहीं, ये बहुत इशू आ रहा है पेन ओके, का, अभी तक वो हो नहीं पाया है पेन का सही से, ये पेन क्योंकि बहुत स्मूथ चलता है। ये मैंने यूपीएससी में भी यही यूज किया था। लास्ट ईयर जो मैंने यूपीएससी में पेन यूज किया था उसने मुझे प्रॉब्लम्स दिए थे और मेरा जो है पेपर छूटा था। तो लास्ट ईयर मेरा 2 मार्क्स से यूपीएससी में मेंस रहा था। इस बार मेरा क्लियर हुआ है और मैंने यही पेन यूज किया था। क्योंकि मैम पहले मैं पायलट वाला यूज कर रहा था, तो कई लोगों ने मतलब रिकमेंड किया उसको नहीं करने के लिए, खासकर हाँ, तो आप बीपीएससी के इसको लिए। यूज कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ठीक है मैम। पेन जो है थोड़ा सा महंगा है, बट बहुत स्मूथ चलता है। और इसमें अगर आप पानी वानी भी अगर गिरता है तो इसकी इंक जो है खराब नहीं होगी, इंक फैलेगी नहीं इसकी। ठीक है मैम, थैंक मैम, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि जो डायग्राम बनाना है उसको पेंसिल से बनाना है या पेन से ही कर सकते हैं? देखिए, डायग्राम पेंसिल से बनाना अलाउड होता है, बट मेरी पर्सनल सजेशन होगी कि आप पेंसिल से बिल्कुल ना बनाएं। बिकॉज कॉपीज कब तक चेक होंगी इसका हमें आइडिया नहीं है, पेंसिल फेड हो सकती है, आप अपने वहां पे जो इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं वो लूज कर सकते हैं। तो इफ पॉसिबल आप पेन से ही बनाइए। मेरा सजेशन यही होगा कि आप पेंसिल को मिनिमल यूज करें। बट अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपको जो है पेंसिल यूज करनी है किसी स्पेसिफिक शेडिंग के लिए, तो आप शेडिंग कर सकते हैं। एज सच आप अवॉइड कीजिए पेंसिल को। अजीत, आपका कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन है तो आप किसी पूछ का सकते क्वेश्चन हैं। है? लास्ट फुल 3 फ्री फ्री। मिनट्स। हाँ हाँ। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे GS1 में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर उतना डाइवर्स नहीं है, लेकिन GS2 पूरा डाइवर्स। तो इस टाइम में अभी कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया जाए GS2 में? क्योंकि देखा जा रहा है कि GS1 में लोग मार्क फिक्स कर रहे हैं, लेकिन GS2 में 125 से 145 तक जाके रुक जाता है। देखिए, जो आपका लास्ट 64th के मार्क्स हैं उनको आप एक बेसलाइन लेके ना चले। वहां पे एक क्वेश्चन जो है शायद हटा था, इस वजह से भी आपको जो है 30-35 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। जो गवर्नर वाला क्वेश्चन था उसको हटाया गया था। तो जो 135 या 140 या 145 या 150 मार्क्स हैं, वो आपके जो है 35 मार्क्स के हटने के बाद हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप 65th से को देखेंगे तो बहुत ज्यादा करंट फोकस पर है। तो यहाँ पे आपको जो भी इश्यूज हैं अभी इंटरनेशनल रिलेशन के स्पेसिफिकली, वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके लिए आप विजन की मंथली जो मैगजीन आती है वो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छे से मिलेंगे ये सारे इश्यूज। तो आई थिंक GS2 में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसी कोई जो है प्रॉब्लम वाली, ऐसा मुझे नहीं लगता कि GS2 में मार्क्स कम आए हैं। रीजन ये है कि हमें कम इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज एक क्वेश्चन को हटा के जो है मार्क्स आपके आए हैं। तो आई थिंक जो 65th का जब तक रिजल्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि GS2 में भी अच्छी स्कोरिंग है। सेकेंड क्वेश्चन था कि मैम वो पेन का जो इशू था उसमें क्या 2 पेन के यूज करने का, जब ब्लू पेन से लिख के या ब्लैक पेन से लिख के ब्लू पेन से हाईलाइट किया जा सकता है? किसी देखिए किसी एक पेन से किशन, लिखना है दूसरे पेन से?
देखिए मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं मैंने खुद जो है अपना एक ही पेन यूज किया है, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो यही बोलती हैं कि आपको एक ही पेन यूज करना है। बट मैंने देखा है बच्चों को एक से ज्यादा पेन यूज करते हुए। अब उसमें दो इश्यूज आते हैं। जब आप दो पेन यूज करते हैं तो आपको बार बार पेन स्विच करना पड़ता है, उससे आपकी स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाती है। वो स्पीड स्पीड स्लो डाउन का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं आपके क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी कि आप एक ही पेन यूज करें, क्योंकि आपको जो है आयोग ने यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है कोई डायग्राम बनाना है तो आप डायग्राम में आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप एक ही पेन यूज करें। हाईलाइट जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से कीजिए, अलग पेन से हाईलाइट मत कीजिएगा, क्योंकि वो अलग से आपका स्टैंड आउट होगा आंसर। और जो कि कभी कभी अगर कोई स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर हुआ तो वो पेनलाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जो भी अगर डाउट बच गया है तो वहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन का ही टाइम आउट हो रहा है, तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और आगे भी 2-3 दिन में फिर से ऑर्गेनाइज होगा, उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो मेंस में मार्क्स आएगा थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा, तो अच्छा ही लगेगा हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू आप लोग आए, और जो मैम आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू।